बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन इन IPv6। उसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ मल्टीपल हेडर क्या है, उसके बाद IPv6 एड्रेसिंग देखेंगे, ICMP देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ट एफर्ट, सिमेंटिंग एंड एरर डिटेक्शन देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ICMP मैसेज क्या होते हैं। तो चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब अगर बात की जाए कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है इन IPv6 वर्जन, तो ये IPv4 वर्जन की तरह नहीं करता, उससे डिफरेंट करता है। कैसे करता है कि एक फ्रेगमेंटेशन का पार्ट बना देते हैं एक एक्सटेंशन हेडर में। इसी तरह ये क्या करता है कि जिसके पार्ट बनाए जाते हैं उसमें बेस हेडर भी होता है और साथ में फ्रेगमेंटेशन हेडर भी साथ में शामिल कर दिया जाता है। अब जो पूरा डाटाग्राम होता है उसके साथ साथ जो ओरिजिनल हेडर होता है ना उसको भी फ्रेगमेंटेड किया जा सकता है, यानी उसके पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेड का मतलब आपने पिछले लेक्चर नंबर 29 में भी देखा था। तो अगर कुछ इस तरह से डाटा लोड है ना, तो अगर ये आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे इसने सेंड करना है इसको, अब ये डायरेक्ट तो नहीं सेंड कर सकता, इसके दरमियान में राउटर भी होंगे, जैसे एक ये राउटर है, इसी तरह एक ये राउटर है। अब जस्ट सपोज किया कि ये जो डाटाग्राम सेंड कर रहा है ना 1000 साइज का इसका, अब जब ये सेंड करेगा ना इस राउटर को, तो जो ये वाला राउटर है ना इसकी हो सकता है कैपेसिटी जो हो वो सिर्फ 500 की है। अब जब ये 500 इसकी कैपेसिटी है ना, तो ये उसको सेंड नहीं कर सकता, ये डिलीवर ही नहीं कर सकता, ना ये रिसीव कर सकता है ना ये डिलीवर कर सकता है। तो इस वाले के दो पार्ट कर देगा, यानी इसको फ्रेगमेंट कर देगा, यानी 500 के दो पार्ट कर देगा, तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। सो अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का एरिया होता है ना, ये हमारा अनफ्रेगमेंटेड पार्ट होता है। अनफ्रेगमेंटेड पार्ट में क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें होती है जैसे बेस हेडर है ना, और प्लस जो कंट्रोल राउटिंग होती है, तो ये वाली चीजें होती है ना, इनको अनफ्रेगमेंटेड ही रखा जाता है, यानी इनके पार्ट नहीं किए जाते। क्योंकि अगर इनके भी पार्ट कर दिए जाए तो डिलीवरी नहीं हो सकेगी, यानी कि जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस वगैरह होते हैं उनके हम पार्ट नहीं करते, उनके अलग अलग नहीं करते। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये हर वाले पार्ट, हर वाले फ्रेगमेंट पार्ट के साथ होगी। अब जस्ट सपोज किया कि ये जो पार्ट भेजा जा रहा था ना पेलोड वाला, ये 1500 इसका साइज था, MTU था। अब ये क्या था कि ये नेक्स्ट जो राउटर था ना इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता था, तो इसका क्या होगा कि इसके 2 या 3 पार्ट किए जाने। जस्ट सपोज किया कि अगले जस्ट सपोज किया कि जो नेक्स्ट राउटर था ना वो मैक्सिमम जो कर सकता था वो 700 कर सकता था। तो क्या किया जाएगा कि इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 700 इस तरह करें तो ये 1400 होता है, तो 100 जो है वो फिर भी रिमेनिंग रह जाता है। तो 100 के लिए एक 3 पार्ट भी कर दिया जाता है। अभी जस्ट सपोज कि अगर ये 750 जो नेक्स्ट राउटर है ना वो 750 तक है, वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसके 2 ही पार्ट किए जाते हैं। तो इसके पार्ट कुछ इस तरह से किए जाएंगे, ये वाला जो होगा ये पार्ट 1 हो जाएगा, इसी तरह पार्ट 2, और इसी तरह जो लास्ट पार्ट होगा वो स्मॉल भी हो सकता है और इनके इक्वल भी हो सकता है। तो 3 पार्ट करना लाजमी नहीं होता, ये 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं, और इससे आगे ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डाटा लोड। अब यहाँ पे अनफ्रेगमेंटेड पार्ट देखें तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा, तीनों जो है जितने भी पार्ट होंगे सब में सेम एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेड होगा 1 हेडर होगा, इसी तरह फ्रेगमेंटेड 2 हेडर होगा, और इसी तरह फ्रेगमेंटेड 3 हेडर होगा। तो जो फ्रेगमेंटेशन वगैरह थी वो एक्सटेंशन वाले हेडर में इंक्लूड की जाती है, तो यहाँ पे इनमें। अब देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ MTU क्या होता है। तो अगर MTU की बात करें तो ये होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब जो हमने पीछे देखा था IP4 वर्जन, उसमें क्या होता था कि जो राउटर होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, वो फ्रेगमेंटेशन करते थे। अब ये अगर हम IP वर्जन 6 की बात करें तो यहाँ पे जो सोर्स होगा वो फ्रेगमेंटेशन करेगा। अब जब कोई भी कंप्यूटर है ना, सोर्स कंप्यूटर, वो सेंड करेगा ना डाटाग्राम, तो राउटर क्या होगा कि अगर उसके MTU यूनिट से ज्यादा है तो क्या करेगा, उनको ड्रॉप कर देगा। तो सोर्स जो है ना उसे ऐसा एक MTU यूनिट जो है वो चूज करना पड़ेगा जो सब राउटर से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब सोर्स जो होता है ना वो डिटरमाइंस करता है पाथ MTU को। तो पाथ MTU की अगर बात करें तो वो क्या होता है, तो पाथ MTU जो होता है स्मॉलेस्ट MTU यूनिट ऑन एनी नेटवर्क बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इसको जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सोच के कि यहाँ पे एक सोर्स कंप्यूटर है और वो एक कंप्यूटर है ना सेकंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर, उसको कुछ सेंड करना चाह रहा है। तो जो सेंड करना चाह रहा है वो तो डाटा जो है वो 1000 ऑक्टेट का है। अब इनके बीच में काफी सारे राउटर भी होंगे। अगर राउटर 1 की बात करें जस्ट सोच के वो 500 ऑक्टेट को सपोर्ट करता है। इसी तरह अगर राउटर 2 की बात करें तो जस्ट सोच के वो 600 ऑक्टेट को सपोर्ट करता है, और इसी तरह अगर राउटर 3 की बात करें तो जस्ट सोच के वो जो है वो 300 ऑक्टेट को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट MTU की बात की जाए ना, तो यहाँ पे अगर देखें इसने 1000 का ऑक्टेट को सेंड करना था, यहाँ पे 500 है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह राउटर 2 है वो 600 को एक्सेप्ट कर सकता है। अब अगर R3 की बात कीजिए तो 300 ऑक्टेट को सपोर्ट कर सकता है। तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट MTU है, और यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा पाथ MTU होगा। पाथ MTU का मतलब है कि ये जो है ना इसको फ्रेगमेंटेशन करेगा, तो ये 300 ऑक्टेट्स के करेगा और इनको पार्ट बना के सेंड करेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है MTU डिस्कवरी। अब ये डिस्कवरी क्या चीज़ है, अब ये जस्ट सपोज के करना था ना ऑक्टेट को सेंड, तो क्या करेगा कि ऑक्टेट्स का डाटाग्राम बना के सेंड कर देगा। तो जब R1 रिसीव करेगा ना, तो R1 जो है ये डाटाग्राम को डिस्कार्ड कर देगा और एक ICMP मैसेज सेंड कर देगा सोर्स कंप्यूटर को। तो सोर्स कंप्यूटर क्या है कि वो फिर से दोबारा से उसका 500 ऑक्टेट्स का बना के डाटाग्राम को सेंड कर देगा। अब जब दोबारा सोर्स से ये 500 ऑक्टेट्स के 2 डाटाग्राम बन के आएंगे, R1 है उनको एक्सेप्ट कर लेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब जब आगे फॉरवर्ड करेगा तो ये 600 ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता है, तो R2 को कोई इशू नहीं होगा, ये फिर से आगे फॉरवर्ड कर देगा।
अब जब ये R3 के ऊपर आएगा तो यहाँ पे अगर देखें तो ये फिर से 300 है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब जो राउटर 3 है फिर से डाटाग्राम को डिस्कार्ड कर देगा और एक वापस से ICMP मैसेज इसको सेंड कर देगा। अब जो सोर्स कंप्यूटर वो फिर से क्या करेगा कि इनको 300 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर देगा। कैसे कर देगा, यानी कि 3 पार्ट बन जाएगा 300 के और इस तरह एक पार्ट बन जाएगा 100 ऑक्टेट्स का। तो इस तरह जो इसका टोटल पार्ट बन जाएंगे वो 4 बन जाएंगे। अब ये फिर से इसको सेंड करेगा तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 300 ऑक्टेट्स का है तो R1 को कोई इशू नहीं होगा, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह R2 को भी कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर देगा। और इसी तरह अब जो राउटर 3 है ना इसको भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये भी 300 ऑक्टेट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये फॉरवर्ड कर देगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर को। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको दोबारा से कंबाइन कर लेगा, उनके पार्ट को मिला लेगा और यहाँ पे डाटाग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज लिखे हुए। जो पहला एडवांटेज है वो है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की बात करें कि हेडर जो होता है वो सिर्फ उतना ही लार्ज हो सकता है जितनी जरूरत होती है। इसका मतलब है कि जब ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी होती है तो तब ऐड कर दी जाती है और अगर उनकी जरूरत नहीं होती तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे हमने पीछे देखा था जब फ्रेगमेंटेशन कर रहे होते हैं यानी किसी के पार्ट बना रहे होते हैं तो उसका फ्रेगमेंटेशन का हेडर जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये भी एडवांटेज है। तो यहाँ पे न्यू हेडर जो होता है ना उनको न्यू फीचर के लिए ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये अभी हमने ऊपर देख लिया था कि जैसे ऑप्शनल हेडर में हम ऐड कर सकते हैं और अगर उनकी जरूरत नहीं होती है तो हम उनको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वह है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब है कि जस्ट सपोज के दो कंप्यूटर है वो कोई ना फंक्शन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी वो न्यू कोई सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। पिछले एग्जांपल को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोई सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये दोनों जो है आपस में एक प्रोटोकॉल पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये मिड वाले होंगे ना राउटर, ये उनको बिना चेक किए सिर्फ फॉरवर्ड करते रहेंगे, यानी वो जो सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनको टेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट एक फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो इस तरह से IPv वर्जन 6 जो न्यू फीचर इंप्लीमेंट करने में भी हेल्पफुल होता है। IPv वर्जन 6 एड्रेसिंग की बात करें तो ये जो होता है ये 128 बिट एड्रेस होता है और IPv4 की तरह इसमें भी प्रीफिक्सेस और होस्ट सफिक्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होती है ना कोई एड्रेस क्लास नहीं होती और इसी तरह प्रीफिक्सेस सफिक्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, ये यानी कि इनकी कोई भी बाउंड्री हो सकती है। तो जैसे हमने पीछे देखा था ना IPv वर्जन 4 में, तो इस तरह से कुछ बाउंड्री होती थी, यानी अगर क्लास 1 है तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ तक हमारा प्रीफिक्स होता था और उसके बाद जो होती थी ये IP एड्रेस होता था। और इसी तरह क्लास B में होता था यहाँ तक होती थी वो प्रीफिक्स होती थी और उसके बाद IP एड्रेस होता था। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कोई कैटेगरी लिमिट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है और इसी तरह करके यहाँ तक भी हो सकता है। तो इन दोनों की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, ये किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। अब अगर IP एड्रेसिंग की बात करें यहाँ पे कोई स्पेशल टाइप के एड्रेसेस भी होते हैं तो वो कौन से होते हैं, पहला है यूनिकास्ट। तो जब हम कोई डाटाग्राम सेंड करते हैं ना तो सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है तो उसे यूनिकास्ट कहते हैं। सेकंड नंबर पे मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट में यानी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर डेस्टिनेशन हो सकते हैं तो उनको सेंड किया जाता है और मे भी वो होते हैं वो सेम नेटवर्क पे भी हो सकते हैं और अलग अलग नेटवर्क पे भी हो सकते हैं। और इसी तरह जो थर्ड है वो है क्लस्टर। तो क्लस्टर कुछ ऐसे होते हैं जैसे अगर हमें ना कोई IP एड्रेस इस तरह का होता है तो क्या होता है कि उसमें कोई प्रीफिक्सेस वगैरह उसको कर लिया जाता है और यहाँ पे जिनके ये वाले एड्रेसेस होंगे तो उन सबको जो है ये डाटाग्राम सेंड कर दिया जाता है, तो इसको क्लस्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट है IP वर्जन 6 एड्रेस नोटेशन। इसको एक कुछ और नेम भी है, जैसे ये आपको MCQs में भी आ सकता है। तो इसका नेम जो है वो कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन भी कहते हैं, इसी तरह इसको कॉलन हेक्स भी कहते हैं। अब जब IP वर्जन 6 को डॉटेड डेसिमल नोटेशन में शो किया जाता है तो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि अगर बात करें ये 128 बिट का होता है तो जब इसे शो किया जाता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इनको शॉर्ट करने के लिए एक टेक्निक यूज की कि जैसे हेक्स सेपरेटेड बाय कॉलन, यानी ये वाले नेम है ना कॉलन हेक्स, इसलिए कहते हैं कि हेक्स में कन्वर्जन के बाद उन्हें कॉलन से सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर देखें ये है ना, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसे होगा। अब हमने इसको हेक्स में कन्वर्जन के बाद कुछ ऐसे लिख देंगे। अब ये कैसे कन्वर्ट किया गया, यहाँ पे ये जो है ना ये 105, तो जब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा, वो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट जो है ना डॉट के बाद वाला ये 220, अब जब इसको नेक्स्ट में करेंगे कन्वर्ट तो यह बन जाएगा DC। तो यहाँ तक ये डॉट है ना दो वाले ये वाले यहाँ तक और यहाँ तक ये जो है ये इनको कंबाइन करके लिख दिया जाता है। इसी तरह ये जो होंगे इनको कंबाइन कर दिया जाएगा और यहाँ पे ये वाले बन जाएंगे और इसी तरह आगे चलता जाएगा। सो इनका कॉलन नेम हेक्स इसलिए रखा गया कि यहाँ पे ये जो इनको कर रहे हैं ना अलग सेपरेट कर रहे हैं वो कॉलन से सेपरेट किया जा रहा है। अब इसमें एक और टेक्निक यूज की जाती है जिसे जीरो कंप्रेशन भी कहते हैं। तो जब जीरो होते हैं ना जो 2 कॉलन के दरमियान होते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि रिमूव कर दिया जाता है। कैसे, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे कुछ इस तरह से है IP एड्रेस, तो जब इस पर जीरो कंप्रेशन की जाएगी तो जो भी 00 वाले होंगे वो रिमूव कर दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला 0 आ रहे थे ना तो इनको भी रिमूव कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब अगर कोई IP4 वर्जन हो तो उसे IP6 वर्जन में कैसे करेंगे कि क्या करेंगे 96 लीडिंग 0 लगा देंगे और उसके साथ जो है IP4 एड्रेस लगा देंगे, तो इस तरह करके वो IP6 वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जिसे ICMP कहते हैं। तो ये पेज नंबर है 391 और ये चैप्टर नंबर है 23। अब IP जो होता है ना वो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई चांस होता है कि जब डाटाग्राम जो है ना वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है ना तो उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो वहाँ पे इंटर कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जिसे शॉर्टकट में ICMP कहते हैं वो एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है।
अब यहाँ पे इंटरनल लेयर जो है ना वो कुछ एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो कौन सी होती है? चेकसम होती है, उसके बाद टीटीएल एक्सपायर होता है। तो चेकसम तो हमने पीछे देखा तो वो मिड का टॉपिक था। तो उसमें क्या होता है कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है और उसका चेकसम चेक करता है। अगर वो मैच कर जाए तो उसको रख लेता है, और अगर वो मैच नहीं करता तो उसको डाटाग्राम को डिस्कार्ड कर देता है। और अगर ये सेकंड टीटीएल की बात करें, टाइम टू लिव की बात करें, तो उसमें काउंटर सेट कर दिया जाता है। और काउंटर जब होता है ना वो डिक्रीमेंट होता रहता है, यानी जस्ट सपोज के वो 5 का काउंटर सेट कर दिया गया। तो जब वो डिक्रीमेंट होता जाता है और वो 0 पे पहुंच जाता है तो उसके बाद अगर डाटाग्राम वो पहुंच भी है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता। सब टाइम ऐसा भी होता है कि जब किसी राउटर पे कोई डाटाग्राम पहुंच जाता है ना तो आगे फाइनल डेस्टिनेशन या नेक्स्ट राउटर का उसको वही नहीं मिलता, तो वहां पे वो डाटाग्राम जो है वो वेस्ट कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और एक आईसीएमपी मैसेज जो है वो वापस सोर्स कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन होस्ट को है ना वो प्रोवाइड ही नहीं किया जा सकता, डिलीवर नहीं किया जा सकता, यानी क्यों? वहां से एआरपी रिप्लाई जो है ना वो नहीं आता, तो वहां पे इसलिए उसको डिलीवर ही नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कोई भी ऊपर वाला इशू आता है तो क्या करता है, इंटरनल लेयर जो होता है वो डाटाग्राम को डिस्कार्ड कर देता है और उसके साथ और एक आईसीएमपी मैसेज जो है वो सोर्स कंप्यूटर को सेंड कर देता है। अब यहाँ पे जो चेकसम एरर होती है ना, इसका आईसीएमपी मैसेज जो है ना वो वापस सोर्स कंप्यूटर को सेंड नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों होता है कि ये जब सोर्स कंप्यूटर का अब ऐसा क्यों होता है कि जब ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है ना, तो जो डेस्टिनेशन होता है ना वो किसी वजह से चेकसम में अगर कोई इशू आ जाए तो उसको डिस्कार्ड कर देता है। और वो अब जो होता है ना उसमें हेडर वगैरह में इन्फॉर्मेशन है तो उस पर वो ट्रस्ट नहीं करता, तो इसलिए उसको आईसीएमपी मैसेज वापस सोर्स कंप्यूटर को सेंड भी नहीं करता। यानी जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है ना, जो उसको डाटाग्राम रिसीव होता है उस पर वो ट्रस्ट नहीं करता, यानी उसके ना तो वो ट्रस्ट करता है पेलोड पे, ना ही इसी तरह वो हेडर इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करता है। और इसलिए जस्ट क्या करता है कि सिर्फ डिस्कार्ड कर देता है और आईसीएमपी मैसेज इवन आईसीएमपी मैसेज भी वापस सेंड नहीं करता। अब आईसीएमपी क्या करता है कि कुछ एरर्स को वो रिपोर्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो अभी हमने एक देखी थी चेकसम एरर है ना, ये रिपोर्ट बैक नहीं की जाती। तो जब एरर रिपोर्ट बैक की जाती है तो क्या होता है कि राउटर जो होता है एक मैसेज यानी आईसीएमपी प्रिपेयर करके उसे डाटाग्राम में डाल के उसे सोर्स कंप्यूटर को सेंड कर देता है। अब जो मैसेज सेंड किया जाता है ना उसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो प्रॉब्लम यानी जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसे बताकर डाटाग्राम में डाल के सोर्स कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है। अब जो आईसीएमपी मैसेज होता है ना उसे भी इनकैप्सुलेटेड किया जाता है आईपी डाटाग्राम में। अब यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ मैसेज हैं जो सेंड किए जा सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक एरर मैसेज और एक आ गया। तो पहले एरर मैसेज को देख लेते हैं। तो एरर मैसेज में सबसे पहले जो होता है वो होता है सोर्स क्विंच। अब जब राउटर में किसी टेम्परेरी इशू की वजह से यानी जैसे उसकी स्टोरेज कम है या कैशे मेमोरी कम है तो क्या करेगा कि जब वो कोई डाटाग्राम रिसीव होता है ना तो उसको डिस्कार्ड कर देता है, और जब वो बाद में उसकी मेमोरी फ्री हो जाती है तो जो राउटर होता है ना वो सोर्स को दोबारा से कहता है कि दोबारा से सेंड करो। अब ये सेकंड की बात करें टाइम एक्सीड, यानी ये वही टीटीएल वाला एक कॉन्सेप्ट है। तो जब फ्रेगमेंटेशन की जाती है ना, तो जब सोर्स होता है ना एक डाटाग्राम है यानी फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन पार्ट को तो रिसीव कर लेता है, अब वो सेकंड का वेट कर रहा होता है तो वहां पे टीटीएल लग जाता है। अब जब उसे सेकंड पार्ट है ना यानी फ्रेगमेंटेशन का सेकंड पार्ट नहीं मिलता है, टाइम एक्सीड हो जाता है, तो वहां पे वो आईसीएमपी मैसेज प्रिपेयर करके वापस सेंड कर देता है। अब यहाँ पे जो सोर्स कंप्यूटर है ना वो बाकी सेंड कर भी देना, तो सोर्स जो डेस्टिनेशन के पास जब वो पहुंच जाते हैं ना वो फिर भी उनको डिस्कार्ड कर देता है। तो टाइम एक्सीड का जो मैसेज है ना ये भी आईसीएमपी के थ्रू वापस एरर रिपोर्ट कर दी जाती है। अब किसी भी वजह से डेस्टिनेशन जो वो अनरीचेबल हो यानी कि डाटा वो उस तक पहुंच ना सके तो आईसीएमपी मैसेज यानी एरर रिपोर्ट कर दी जाती है सोर्स कंप्यूटर को। अब रीडायरेक्ट में क्या होता है कि जस्ट पोज करके एक कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर ने सेकंड को सेंड करना है, तो इसने जो पाथ यूज किया वो ये वाला कर रहा है। अब यहाँ पे आके किसी भी वजह से जस्ट पोज के ये वाला पाथ जो है ना ये खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे कोई एरर आ जाता है, इशू आ जाता है, तो यहाँ पे ये वाला राउटर जो होगा ये क्या करेगा कि इसको रीडायरेक्ट कर देगा कोई और पाथ करके, यहाँ पे इस तरह आके ये फिर से उसी टू कंप्यूटर के ऊपर पहुंच जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि ये इसको वापस सेंड कर दे, एक आईसीएमपी मैसेज वापस कर दे। अब यहाँ पे ये जो वन है ना यहाँ पे ये रीडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे इस वाला वे लेके यहाँ पे फिर से पहुंच जाएगा। अब लास्ट फास्ट है कि समटाइम फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर होती है, जैसे यानी हमने पीछे भी देखा था कि अब ये जो है ना 100 ऑक्टेव्स को सेंड कर रहा है, तो इसकी जो कैपेसिटी सिर्फ 50 ऑक्टेव्स की है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक आईसीएमपी मैसेज इसको सेंड करेगा और ये सोर्स कंप्यूटर जो है इसको दोबारा से फ्रेगमेंटेशन करके यानी 50-50 के 2 फ्रेगमेंटेशन करके इसको वापस सेंड बैक कर देगा और यहाँ पे ये इसको आगे सेंड कर देगा। अब सेकंड का इनके जो रिस्पॉन्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं इन्फॉर्मेशनल मैसेज होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि पहला इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई है, दूसरा एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई और इसी तरह राउटर डिस्कवरी है। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। अल्लाह हाफिज़।